हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नोट्स फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, नोट्स का फॉर्मेट। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, कोई स्टडी से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, कुछ हम पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं, इसीलिए आपको नोट्स का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है इसमें। तो इसमें से क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आए कि मैडम या सर ये बताइए कि हम नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स, यानी कि उसको कैसे बनाएं, या कि बिल्कुल क्वेश्चन उठते हैं सबके माइंड में कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, कब से बनाऊं, या हमारे नोट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे पूरे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की जर्नी में, कितनी मतलब कि नोट्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, क्या ये नोट्स बनाना ज़रूरी होता भी है या नहीं होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर हम नोट्स कैसे बनाएं तो कब से बनाएं। तो ये सारी बातों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यदि बात करें तो नोट्स आप कैसे बनाओ या क्यों बनाओ, तो सबसे पहले है कि आप लोग जो जीरो हो, बिल्कुल ठीक है, यदि जो जीरो लेवल से शुरू कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए सबसे पहले है कि आप लोग, एक बार नहीं हम कई बार बोल चुके हैं कि पहले सबसे पहले सिलेबस पढ़ो, एक बार दो बार तीन बार, जब तक आपको वो समझ में नहीं आ जाता अच्छे तरीके से तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये मैं फिर बोल रही हूँ आपको कि आप पहले सिलेबस पढ़ो, समझो उसको, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। क्योंकि अब हम ये बहाना नहीं बना सकते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों का तो होता ही नहीं है या सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों का ही हो रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हम लोगों को जितने भी मटेरियल चाहिए वो सब कुछ हिंदी में भी अब हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि आपको जितने भी मटेरियल मिल रहे हैं आपको सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यदि जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, जो मेरे वीडियो रेगुलर देखता होगा पॉलिटी के, उसको समझ में आ गया होगा, मैंने उसमें भी बताया है, कई वीडियोज में बताया है कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैं अलग से बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे क्या करना है आपको। हम क्या करते हैं अक्सर, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, कि जितने भी हमको जो भी कोई बताया, ठीक है, अभी हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी बताता है तो हमको लगता है चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, उसको भी ट्राई कर लेते हैं, ये बुक जितनी भी मार्केट में बुक आ रही हैं उनको देख लेते हैं क्या कैसे है, उसमें से क्या क्या हमको, क्योंकि यार देखो जितनी भी बुकें हैं सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं उन बुक्स में जो टॉपिक आज महेश वर्णवाल में आप पढ़ रहे हो सकता है कोई एक सीरीज निकाल दिया हो, उसमें से थोड़ा अलग टाइप का दिया हो, लेकिन दिया वही है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। इसके लिए आपको कब पता होगा, जब आपको पूरा सिलेबस पता होगा कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, या मतलब जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अलग से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो जितना सिलेबस में छाप दिया है, ठीक है, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदर या कि बाहर से कोई भी टॉपिक नहीं लिया जाता है, ना तो क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखो, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया हो और कोई किसी की ये शिकायत हो कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो सिलेबस में था ही नहीं और यहाँ से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इसीलिए उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होती है सिलेबस पढ़ना। आप किसी भी टॉपर्स के मुंह से सुनोगे वो यही बताते हैं, उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी होती है कि मैंने कोई मतलब ये ऑनलाइन की दुनिया से चकाचौंध से बच के, कि यहाँ पे क्या होता है, हमको सोशल मीडिया में बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, तो हमको अपने मटेरियल पहले कंफर्म करना पड़ता है कि मैं सिर्फ इसके लिए इतनी बुक्स या इतनी की जो नोट्स हैं या मटेरियल है इम्पोर्टेंट है, मोर देन सफिशिएंट है, बस इतना पढ़ूंगा, इतने में हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको डिसाइड करो कि क्या क्या कैसे कैसे है।
यहाँ पे सबसे पहले है कि आप एनसीईआरटी जो मस्त होती है उसको पढ़ लो 2-3 बार, क्योंकि अभी नोट्स आपको नहीं बनाना, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ पढ़ने के लिए। आप क्या करोगे कि जब ये सिलेबस पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो, देन उसके बाद आप बुक रीड करते हो, उसको 1-2 बार रीड करते हो। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी रीड करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड्स बुक चाहिए आपको, तो आप उनमें से ये नहीं कि जितने भी हमें ऑनलाइन मिल रही हैं हम सब ले लें, या मार्केट में किसी भी कोई भी बुक छाप के दे रहा है हम उसको पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ ऑथेंटिक बुक हैं जैसे लक्ष्मीकांत जी की हो गई, महेश बर्णवाल जी की हो गई, या बिपिन चंद्रा हो गई। ये आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बहुत, मतलब गीता, कुरान, बाइबल कुछ भी माने यही है। तो इसलिए हमको अदर्स बुक्स में टाइम डिस्टर्ब अपना नहीं करना है, सिर्फ हमको यही ऑथेंटिक बुक पढ़नी है। क्योंकि यदि आप इस चकाचौंध में पड़ गए कि चलो इसको भी ले लेता हूँ, इसमें तो अच्छा दिया हुआ, थोड़ा उससे अच्छा दिया, उसको भी ले लेता हूँ, तो ऐसे में कहीं के नहीं रह जाओगे आप, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट होगा। जहाँ आप 1 साल में यूपीएससी निकाल सकते हो, वहाँ 2-3 साल में भी नहीं निकल पाएगा यदि आप ऐसा करते हो। इसलिए सबसे पहले क्या करोगे आप लोग कि जो आप पढ़ना है, ठीक है, जिसकी भी तैयारी करना है उसकी आप पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो, सोच लो कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको कैसे कैसे करना होगा। उसमें आपको जब अच्छी तरीके से उस पर स्टडी करोगे, उसको समझोगे, तभी ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप लोग यदि किसी की नोट्स बना रहे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की, एनसीईआरटी की हो या लक्ष्मीकांत की हो, जियोग्राफी की हो, किसी की भी आप नोट्स बना रहे हो, तो अब ऐसा हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जो नकल करने में ज़्यादा माहिर हैं, ठीक है। किसी हमारे फ्रेंड्स की बनी बनाई नोट्स मिल गई, हम उसको ही उतार लिए, या किसी टॉपर्स की नोट्स मिल गई, हम उसको उतार लिए। लेकिन नोट्स का मतलब ये होता है, यदि सही मायने में इसका मतलब हम समझें, तो हम जितनी किताब पढ़ें उसको हम अपनी समझ से अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। अपनी समझ से कि इस टॉपिक से, जैसे कि हमने जो पढ़ा कि कंपनी का शासन है, इसमें से हम बहुत इतिहास भी पढ़ेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, क्या कैसे है, इसके इतिहास में क्या बात की गई, कब आते, कब क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यदि वो सब कुछ फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी पहली बार जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब जब हम फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं और हमको सिलेबस का ना पता है, ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कोई आइडिया है, हम क्या करेंगे, हमको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस लगेगी और हम उसको बिल्कुल उतारते जाएंगे। एक किताब, अब क्या होगा कि एक किताब तो लक्ष्मीकांत छाप दिए, मतलब लक्ष्मीकांत जी जो थे वो छाप दिए, ठीक है। दूसरी किताब क्या होगा कि हमारे द्वारा बना दी जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, ये कोई वो नहीं है कि इतना टफ हो गया है, जैसा कि आप सब में से बहुत से लोगों की ये थिंक होती है, अरे यूपीएससी ये तो बहुत टफ है, तुम कर पाओगे। तो बिल्कुल कठिन नहीं है। अब यूपीएससी बहुत ईजी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमको 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है, तो अब इससे ईजी क्या हो सकता है। मैथ आ रही है उसमें, जितने हमारे 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ आ रही है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी में क्या है, मेन हमारी सोच की परीक्षा होती है कि हम इसमें कितना सफल हो पाते हैं। इसलिए हमको सिर्फ वही करना है। और नोट्स में आप क्या करोगे, नोट्स का मतलब है कि आप 100 वर्ड पढ़ते हो, ठीक है। 100 वर्ड में आपको कोशिश करना है कि मतलब कम से कम, यानी कि 100 वर्ड का यदि 10 वर्ड में आप समझा सकते हो, तो उसमें से उससे अच्छी नोट्स किसी की नहीं होगी, यानी आपसे अच्छी नोट्स भी किसी की नहीं होगी और आपसे अच्छा क्वेश्चन भी किसी का नहीं होगा, ठीक है। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो, तो वहाँ पे यदि आप 100 वर्ड का नोट्स बनाओगे, जब किताब से पढ़े 100 वर्ड में से आप 10 वर्ड, जो जितने भी 100 वर्ड दिए हुए हैं उसको 10 वर्डों में समझाना है। अब आप सोचोगे कि मैं 10 वर्डों में कैसे समझा सकूं, क्योंकि नोट्स बना रहे हो, आप अपने लिए बना रहे हो, आपको रिवाइज करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। इसलिए आप अपने तरीके से बनाओगे, किसी की नकल नहीं करोगे। मेरे पास कमेंट आए थे कि मैडम किसी की नोट्स मिल जाए तो मुझे दे दीजिए, ठीक है, बनी बनाई नोट्स मिल जाए। बुक, मैंने बोला कि मेरे पास पीडीएफ है बुक की, आप ले लो, आप बनाने ला पढ़ के नोट्स। तो वो उसने बोला कि नहीं मैडम मुझे नोट्स ही चाहिए, किसी की मिल जाए
तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों का कुछ होने वाला है, जो कि इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं कि मुझे किसी की बनी बनाई मिल जाए तो मैं ले लूँ, ठीक है? अब किसी की बनी, सपोज़ मेरी जो आपको नोट्स दिख रही है, मुझे जो सही समझ में आया मैंने वो लिखा, ठीक है? मैं जैसे समझ सकती हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे करके समझ सकती हूँ, तो मैंने ऐसे लिखा। अब सपोज़ आप किसी दूसरे तरीके से समझना चाहते हो, या आपके नोट्स बनाने का कोई अलग तरीका है आपके समझने का, क्योंकि पढ़ना तो आपको है। कहीं आपको जो बुक है, जो आपकी नोट्स है, उसको कहीं लेके प्रचार में तो जाना नहीं, सिर्फ़ आपको पढ़ना है। इसलिए ऐसा बनाओ कि आप उसको समझ सको और आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ उसका आंसर दे सको, ठीक है? तो इसलिए क्या करोगे आप लोग, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाओगे। सबसे पहले तो आप लोग जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले क्या करें, 2 से 3 बार, मैं मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम तो आप कर सकते हो 2 से 3 बार, बहुत ही रेगुलर तरीके से, बिल्कुल कंटिन्यू, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा रेगुलरिटी यदि कोई करता है तो उसका तो बेड़ा पार है, वरना फिर नैया मझधार में ही है, ठीक है? इसलिए आप बिल्कुल रेगुलर तरीके से थोड़ा-सा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। रेगुलर जब पढ़ोगे तो आपका धीरे-धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोल दिया कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, तो आप एनसीईआरटी में ही 1 ईयर ख़त्म कर दे रहे हो, ठीक है? जब आप एनसीईआरटी में ही 1 ईयर ख़त्म कर दोगे, तो अब यहाँ पे टारगेट हम रख रहे हैं कि हम 1 से 1.5 साल में यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। लेकिन हमने एनसीईआरटी पढ़ने में ही 1 से जो 2 मंथ से 1 से 2 ईयर निकाल दिए हैं, तो उसमें से अब क्या होगा हमारा? अब हमको तो ये मान के चलना चाहिए कि 4-5 साल मेरे लिए टाइम होना चाहिए, तब मैं निकाल पाऊँगा। तो इसलिए क्या करना है हमको, और ये बात आप एक बात और समझ लो कि यदि आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि हम एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? एनसीईआरटी सिर्फ एक पिलर है, हमारा बेस है। अदरवाइज हम एनसीईआरटी पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। ये बात आप लिख के रख लो कि एनसीईआरटी के अलावा भी आपको बहुत सी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, ठीक है? इसलिए आपको क्या करनी है कि आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके और जितना अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2, 3, 4 महीने में आप उसको ख़त्म करो, उसको पढ़ो। उसको 2-3 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सिलेबस का आइडिया है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है? और आप बुक पढ़ रहे हो। अब आप जब 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, तो ये टॉपिक मेरे सिलेबस में भी है। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कितने पूछे गए इस टॉपिक से, 2018 में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 मतलब कि 17 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आपको ये सारी बातें पता होगी, तो जब उस टॉपिक को पढ़ोगे आप, तो आप जब देखोगे कि इसमें से कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? कोई भी टॉपिक उठा लो आप, तो जैसे आप जो एनसीईआरटी है उसका जियोग्राफी का पढ़ रहे हो सपोज, ठीक है? अब एनसीईआरटी क्या होता है कि एक पूरा बिखरा हुआ होता है, जैसे कि आपको थोड़ा-सा जियोग्राफी में जो अर्थ है उसके बारे में हमको क्लास 6 में थोड़ा-सा दिया, ठीक है? अर्थ क्या है, क्या कैसे है इसका। देन उसके बाद थोड़ा उसके आगे का दे दिया, इसकी संरचना कैसे हुई, इसका जो अंदर का था वो कैसे हुआ, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, ये समझा दिया। उसके बाद थोड़ा और आप अगली क्लास में जाते हो ना, 11th-12th में जाते हो, थोड़ा इसको और डीप से समझा दिया, ठीक है? इसलिए हमको क्या करना है कि सारी चीज़ों को हमको रिवाइज करने के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जब नोट्स बनाते हैं तो एनसीईआरटी में जैसे हमने पढ़ा कि अर्थ, ठीक है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में हमने जो क्लास 6 में पढ़ा उसको वहीं पे लिख लिए। उसके बाद जो हम 7th क्लास में पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, उसको भी हम इसी जगह पे लिखेंगे, ठीक है? देन उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि 8th क्लास में पढ़ेंगे कि इसमें ये बातें कहेंगे हैं, उसको भी हम यहीं पे ही इंक्लूड करेंगे कि इसमें से क्या कैसे बात कही गई है।
और जब हम अगली कक्षा पढ़ते जाएंगे सारी बातें एक जगह पे इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगी, कोई बिखरा हुआ मटेरियल नहीं रहेगा। अब हमारी जो हमारा अर्थ के बारे में टॉपिक था, ठीक है, अब वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितना भी हमको 7th 11th और 12th में दिया हुआ था, इसके बारे में जहाँ जहाँ से हमको जानकारी मिली वो आप एक जगह पे लिखे हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपकी पूरी जब रिवाइज करने बैठोगे, हालांकि नोट्स बनाने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट आप जब रिवाइज करने बैठोगे आपको पूरा एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इससे अच्छा मतलब टाइम की भी बचत हो रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप फटाफट उसको रिवाइज भी करते जा रहे हो। और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप जब भी क्या करोगे, और नोट्स बनाने का एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, जब भी लिखो पॉइंट वाइज लिखो। किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उसको पॉइंट वाइज लिखो। और हम क्या करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में भी यदि आप पॉइंट वाइज ही लिखते हो उसमें से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जब हम नोट्स बनाए रहेंगे अपनी, क्योंकि हमारी जो पूरी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की जर्नी है इसमें नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इसको हम छोड़ दें या कि ना बनाएं। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ तो आपको मतलब हार्ड कॉपी में भी बनाना पड़ेगा कि आपको सपोज ऑनलाइन भी बना सकते हो, जैसे कि कहीं भी लैपटॉप पे या मोबाइल पे आप एक जगह पे सिक्योर करके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, पॉइंट वाइज आप पीडीएफ बना लो कि ये हमारे लिए क्या हो गया कि जीएस पेपर फर्स्ट का हो गया, ये जीएस पेपर सेकंड के लिए हो गया, या जीएस पेपर फोर्थ के लिए हो गया। अब वहाँ पे जब आप नोट्स जब ऑनलाइन बना रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी करंट इशू आता है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें, इसी में आप इंक्लूड करोगे। करंट इशू जब आता है कोई भी आ रहा है, ठीक है, जैसे अब आ गया कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया, तो इसमें भारत 168वें स्थान पर था, ठीक है। अब इसमें से हमको ये पता चल गया कि ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यानी कि इन्वायरमेंट का जो पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हमने तो ये जाना, अब मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें भी हम लिख सकते हैं कि इसका 168वें स्थान पर था, और पिछले साल ये 2018 में कौन से स्थान पर था, 177वें, या 2016 में इसका क्या स्थान था इंडिया का। तो ये सारी बातें अब हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे हमको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब हमने पढ़ा कि ये पर्यावरण सूचकांक जो है, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, अब हम इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें से हमको क्या पढ़ना है, ये तो हम जान लिए कि 168वें स्थान पर इस बार 2020 में इंडिया है। लेकिन यहाँ पे अब हम ये समझेंगे इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ठीक है। अब इनसे सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उन सभी को नेट से सर्च करोगे, कहीं से भी जो आपका करंट इशू आया वहाँ पे दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया तो आप सर्च करोगे कि इसमें जो विश्व आर्थिक मंच है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसको लॉन्च करता है, हर एक 2 वर्ष में लॉन्च करता है, ठीक है। तो इनसे मतलब कि इसको जारी कौन करता है, ये कितने वर्ष बाद जारी होता है, इसका क्या क्या काम हो सकता है, ये कैसे होता है, इसमें कितने देश शामिल होते हैं, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसमें क्या क्या जो इसकी विशेषता होती है कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, उस हिसाब से ये जारी रिपोर्ट किस हिसाब से जारी करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे आ गया कि कोई भी जो जीव है, हाथी है या गैंडा हो गया या जो बुलबुल हो गई या बर्ड्स हो गए, तो इनमें बोल दिया गया कि ये इंडेंजर्ड श्रेणी में रखे गए हैं, या कि जो, तो अब इसमें से आपको ये समझना होगा कि जो संकटग्रस्त श्रेणी होती है या अति संकटग्रस्त होती है, वल्नरेबल जो होते हैं, उनमें से किस किस प्राणी को रखा गया है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन अब हमने करंट अफेयर में पढ़ा कि इसको रखा गया। अब इसमें से हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये हमारे किस पेपर में जा रहा है, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में जा रहा है, ठीक है। हमने पाया कि ये भूगोल में भी इंक्लूड हो सकता है और इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको जब लिखेंगे तो ये समझ लेंगे कि मतलब वो इसके बारे में पूरा कि अभी तक कितने इस श्रेणी में रखे गए हैं, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है कि कौन से जानवर इंडेंजर्ड हैं या डेंजर्ड हैं या वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो नोट्स जब आप बनाओगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए
उसमें से क्या करोगे कि आप उसमें जो नीचे होता है प्लेस छोड़ते जाओगे, क्योंकि कोई भी करंट इशू आता है आप वहीं पे लिख लो उसको, या तो वहीं जगह नहीं छोड़े हो तो आप जैसे पढ़ रहे हो या कोई करंट इशू आया उसको स्टेपलर कर लो, ठीक है, एक अलग से कागज़ पे लिखो। और जहाँ पे आप नोट्स अपनी बनाए हो कि पर्यावरण के बारे में कुछ लिखे हो, या जो भी आप इंडेंजर्ड या डेंजर्ड श्रेणी के बारे में आप पूरा, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें आपको पूरा समझाया गया है क्या कैसे होता है, आप वहाँ पे क्या करोगे उसको स्टेपलर कर लोगे, ठीक है। वहाँ से आपको क्या होगा कि आपका जीएस पेपर जो थर्ड फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट में भूगोल का पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मेरा एक टॉपिक तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि इस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो करंट का हो या इसके इतिहास का हो या कहीं का भी हो, मैं इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकता हूँ, ठीक है। इसलिए नोट्स बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप जब एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले उसको रिवाइज करने बैठते हो तो उसको क्या करते हो, आप फटाफट फटाफट पलटते जाते हो और आपको सारी बातें रिवाइज होती जाती है, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि नोट्स बना के 10-15 दिन, एग्ज़ाम के 10-15 दिन बाद नहीं रिवाइज करना है, ये मत समझ लेना आप लोग। जब भी आप नोट्स बनाओ उसको 1 हफ्ते में या हर दूसरे दिन या महीने में उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। जितनी भी आप नोट्स बनाए हो उसको लिखते जा रहे हो और दूसरे दिन हर एक हफ्ते में या कि महीने भर में उसको पूरा रिवाइज करते जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे हर एक आंख बंद करोगे आपको वो टॉपिक बिल्कुल दिखेगा, मैंने इस जगह पे ये वर्ड लिखा था, ये मेरी नोट्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको बनाते जाओ प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो जीरो लेवल से अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, एक बार मेरे पास से एक लड़की थी, उनका मैसेज आया था कि दीदी मैं क्या करूं, वो अनअकैडमी से वीडियो देख रही थी और अनअकैडमी से वीडियो देख देख के नोट्स बना रही थी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं नोट्स बनाती जा रही हूँ और सारा दिन मैं लिखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, उसका मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि ऐसा आप क्यों कर रही हैं कि सारा दिन लिखती हैं, वीडियो देखती हैं? तो बोली कि क्या करूं, मुझे लगता है कि साथ-साथ लिखती भी जाऊं। तो हम कहे फिर उसको पढ़ेगा कौन जब आप लिखती जा रही हैं और उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, आपको समझ में आ रहा कि मेरा आउटपुट नहीं निकल रहा। हमने बोला, उनसे पूछा कि आप कब से तैयारी कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं कोई अभी 2-3 महीने से स्टार्ट की हूँ, तो बस सोच रही हूँ साथ-साथ सब होता जाए। तो हम कहे ऐसे नहीं होता, साथ-साथ सब होता जाए। आप लोग पहले, मतलब उनसे बोले हम कि पहले आप ये करो कि सिलेबस पढ़ लो। हम बोले कि सिलेबस पता है आपको? उन्होंने बोला नहीं पता मुझे। मैंने अभी सिलेबस देखा नहीं है उसका क्या कैसे है। बस मैंने सुना कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इसलिए वो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो मैं उसकी नोट्स बनाती जा रही हूँ। अब आपको पता, अनअकैडमी में आप में से जो भी क्लास देखे होंगे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेज होती है एक, ठीक है। अब आप 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास का वीडियो लिखने बैठोगे तो उसमें कितने घंटे आपको लगेंगे? मिनिमम लगा लो 2 से 3 घंटे, ठीक है। अब 2 से 3 घंटे वो लिख रही हैं, एक सब्जेक्ट का नहीं, वो सभी सब्जेक्टों का लिख रही हैं। मेरे से बताई कि मैं 4-5 सब्जेक्टों का लिख चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा लिख चुकी हूँ, उसको वो रखा हुआ है, सारा दिन लिखती रहती हूँ। घर वाले बहुत खुश है कि पढ़ रही है लड़की, लेकिन मेरे से दीदी कुछ नहीं आता है, ना मैं कुछ जानती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि देखिए, घर वालों को इतना, मतलब अंधविश्वास में मत रखिए कि हमारी लड़की पढ़ भी रही है और आपका कुछ निकल भी नहीं रहा है। हाँ, अभी वो खुश होंगे, बाद में आपको ही टॉर्चर किया जाएगा कि इतने साल से कर रही, क्या कर रही है, ठीक है। इसलिए आप क्या करिए, पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, देन उसके बाद 2-3 बार पहले बुक पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद आप लिखने की सोचिएगा और खुद से लिखने की सोचिएगा, ठीक है। किसी वीडियो का देखा हुआ या कहीं और से नहीं, आप जब खुद से लिखेंगी तो आपकी नोट्स होगी वो, और आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, पढ़ने में भी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कैसे किया है। हालांकि अब वो 2-3 महीने से कर रही हैं, बोली कि बहुत अच्छा, मतलब जितना मैं पढ़ रही हूँ उसका आउटपुट निकल रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तो मतलब वो अब समझ में आ रहा है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, ठीक है।
तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मत भटकना कि हाँ, जो जितना भी बताते जा रहे हैं वो सब आप अपना लो कि नहीं बस ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल भी आपको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। जो हमको टेलीग्राम में, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में स्टडी से रिलेटेड मटेरियल बहुत मिल जाते हैं। दुकान में भी, मार्केट में भी काफ़ी सारी बुकें लॉन्च हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सारी बुक्स ले लोगे। आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले यदि एक बार मेहनत करके आप सबसे पहले अपनी रणनीति बना लेते हो कि मुझे क्या कैसे करना है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप 1 से 1.5 साल में बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो इसलिए और सबसे बड़ी बात कि इसमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन आपको कोई नहीं कर सकता है। यदि आपको सच में करना है तो सिर्फ आप खुद से मोटिवेट रह सकते हो, ठीक है। नहीं मुझे करना है तो सो करना है, यानी कि जिस कारण को आप मान के यूपीएससी करने की सोचे हो, जब भी आपको लगे कि अब मेरे से नहीं होगा, तब आप क्या करोगे, वही कारण सोचोगे कि मुझे करना है। सो करना बस एक सिंपल सा है, करना है तो करना है। इसमें एक फंडा है, आप अपना लो, जान लगा दो या जाने दो, ठीक है। तो इसमें से ये बात आपको याद रखनी है कि या तो फिर जान लगा देंगे या फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर इसको जाने थे, जब हमसे नहीं हो रहा है तो ना तो मम्मी पापा का पैसा खर्च करें और ना तो फालतू का टाइम वेस्ट करें। इसको फिर आप कुछ दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि इसमें करनी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जब आप प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से अपनी बिल्कुल पूरे डिसिप्लिन के साथ, कोई दिखावटी नहीं कि मम्मी को दिखा रही, पापा को दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, इसलिए कोई दिखावटी नहीं, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो करो। और टाइम टेबल भी ऐसा बनाओ कि उसमें घंटे इंक्लूड ना हो कि हमने इतने घंटे हमको पढ़ने हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। उसमें से ये इंक्लूड हो कि हमको इस टॉपिक को इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब कि आज का टारगेट हमारा इतना है कि हमको पूरा जो कंपनी का शासन है वो कंप्लीट ही कर लेना है। वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कंपनी का शासन पढ़ रहे हो आप, अब आप उसमें पढ़ोगे कि प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको देखोगे, फिर प्री मेंस दोनों के देखोगे। और एक बात कि आप में से जो भी यदि ये सोच रहा हो कि मैं पहले प्री की तैयारी करूँगा फिर मेंस की करूँगा, तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि प्री मेंस का सिलेबस, यदि सिलेबस का जो वीडियो नहीं देखा हो वो जाके देख लेना। प्री मेंस का सिलेबस एक ही है। हाँ, कुछ टॉपिक अलग से इंक्लूड किए गए हैं मेंस में, जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप फिर पढ़ोगे। लेकिन जो अब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, अब इसमें भी यदि आप सोचो कि मैं प्री का अलग से पढ़ूंगा, मेंस का अलग से पढ़ूंगा या इसके लिए अलग से नोट्स बनाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी नोट्स बनाते जा रहे हो, प्री का भी बनाओ और मेंस का भी बनाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ जाए। और यहाँ पे जो नोट्स आपको, यदि फिर भी कोई नोट्स के लिए किसी का मतलब कि मैं ऐसे बना सकता हूँ, तो इसमें से आप ये जो नोट्स है, नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये नोट्स, मतलब इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप नोट्स के द्वारा अपनी नोट्स भी बना सकते हो। और जियोग्राफी भी मैंने वहाँ जो महेश वर्णवाल जी की है, तो वहाँ पे पूरा करेंट से लेके उसका पूरा जितना भी था, तो इंडियन जियोग्राफी का मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब पे सर्च करना दिव्य एजुकेशन, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएंगे। हालांकि जो मतलब पॉलिटी अभी पढ़ा रही हूँ, बट इंडियन जियोग्राफी का काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, बस कुछ टॉपिक ही बचे हैं जो कि जल्दी उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और यही नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको नोट्स भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि आपको अपनी खुद की नोट्स बनानी है, खुद की समझ से नोट्स बनानी है। क्योंकि यम लक्ष्मीकांत जी की बुक कितनी मोटी है, आप में से जो देखा होगा 500 600 जो पेज की है। अब उसमें से हमको कुल 100 पेज में लिखना है, ठीक है, ताकि हम 100 से 85 ही पेज हो जाएं तो अच्छा है, कि ज़्यादा मोटी भी ना हो। इसलिए आप लोग क्या करो कि जितनी भी आपके जो सिलेबस जब आप पढ़ते हो वहाँ से समझ में आ जाता है, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो भी है, तो हर एक के लिए एक एक अलग अलग कॉपी बना लो। करेंट अफेयर की कॉपी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
हर एक के लिए जब आप अलग अलग से कॉपी बना लोगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, लिखते जाओगे। तो उसको हो सकता है कि करंट अफेयर यदि आप यहाँ पे कॉपी पे नहीं इंक्लूड कर पा रहे हो अपनी नोट्स पे, तो जो आप ऑनलाइन बना रहे हो वहाँ पे आप उसको एक जगह पे रख सकते हो कि ये जियोग्राफी के लिए है, ये पॉलिटी के लिए, ये करंट अफेयर, ये जीएस पेपर फर्स्ट में इसका काम आ सकता है, जीएस पेपर सेकंड में जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई उसका आदेश आ रहा है, या उसमें से कुछ बात कही जा रही है, जैसे आरक्षण के लिए कोई बात कही जा रही है या 370 के लिए कोई बात कही जा रही है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिटी से रिलेटेड है, ये किस पेपर में, सेकंड पेपर में आ रहा है या थर्ड पेपर में आ रहा है। आप उस हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब कब कर सकते हो, जब आपको सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ज्ञान होगा। अदरवाइज आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, और ऐसे ही आपका टाइम पूरा निकल जाएगा बस। और आप धीरे धीरे हेजिटेट होने लगोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आई थिंक कि नोट्स का समझ में आ गया होगा। नोट्स बनानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और नोट्स बनानी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ आपको उससे पहले सिलेबस पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी पहले आपको जितनी बुक्स हैं, मतलब कि एनसीईआरटी की, ठीक है। अदर ये बुक तो आप पढ़ोगे ही, क्योंकि एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यदि आप सोचो तो आप ऐसा बिल्कुल गलती मत करना कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, ठीक है। एनसीईआरटी सिर्फ बेस है। इसलिए आप क्या करोगे कि इसको पढ़ोगे 2 से 3 बार, और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आप हो सकता है कि थर्ड रीडिंग करो, तब नोट्स बना सकते हो। जब आप थर्ड रीडिंग करोगे ना, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए, जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्या था, विविधता की समझ थी एनसीईआरटी का, ठीक है, 6th क्लास का था। अब उसमें से जो कहानियाँ दी हुई हैं, हमारे समझने के लिए दी हुई है कहानी, तो अब हम उसको नोट्स में नहीं लिख सकते हैं। अब इतना भी दिमाग भ्रष्ट थोड़ी ना है कि ये जो कहानी पढ़े वो हमको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ कहानी के माध्यम से समझाया गया। वहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात थी कि विविधता क्या है, उसके बाद हम ये मतलब विविधता किस किस प्रकार से की जा सकती है, जातिगत विविधता हो गई और रंग भेद विविधता हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं कि विविधता क्या है, विविधता के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं या भेद हो सकते हैं। देन उसके बाद हम ये भी समझ सकते हैं कि भौगोलिक कारण से भी विविधता उत्पन्न होती है। तो उसमें से हमने देखा था कि लद्दाख का था, केरल का था, तो लद्दाख में कैसे क्या क्या था, तो उसका भी हम थोड़ा सा अपनी नोट्स में, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है, अपने नोट्स में हम लिख लेते हैं कि जो लद्दाख है वो उत्तर भारत में है, मतलब कि पहले तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, हालांकि अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये बात भी हमको याद रखनी होगी, इसीलिए करंट इशू हमको वहीं पे इंक्लूड करना है, ताकि हमको सारी बातें समझ में आती रहे। तो क्या होगा कि हम लद्दाख के बारे में लिखेंगे कि लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे वर्षा भी कम होती है, इसलिए वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका, उनके खाने पीने की जो भी चीज़ें सामान्य हैं वो सब कुछ अलग है, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं केरल की, तो भौगोलिक स्थिति के कारण ही दोनों में विविधता आ जाती है। वो कैसे आ जाती है कि जहाँ लद्दाख में भेड़ बकरी पालते हैं, दही मांस खाते हैं, वहीं पे केरल पे चावल खा रहे हैं, ठीक है, सब्जी खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे केरल का जो रीजन है वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ के लोग अपने जीवन को ढाल के रखे हैं, यानी उस हिसाब से उनका सब कुछ रहन सहन पहनावा होगा, जम्मू कश्मीर वालों का अलग होगा, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। तो आप उनमें से, अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको स्टेटमेंट में दे दिया जा सकता है कि केरल जो, मतलब कि केरल का भौगोलिक क्षेत्र जो दक्षिण पश्चिम में आता है, और उसमें दे दिया जाएगा कि जो जम्मू कश्मीर का है वो उत्तर भारत में आता है, ठीक है। या कि आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ भेड़ बकरी पाले जाते हैं जिनसे पश्मीना ऊन मिलता है, या कि केरल के रीजन में आपको दे दिया जाता है कि यहाँ विशेष प्रकार यहाँ मछली पकड़ते हैं या मछली पालते हैं। तो यदि आपको पता होगा, अब आप इन टॉपिक को नोट कर सकते हो, ठीक है, कि केरल के भौगोलिक स्थिति का कारण और इसका भौगोलिक स्थिति में क्या क्या विविधता भेदभाव हो सकते हैं। बस आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। देन उसके बाद आप सेकंड चैप्टर में आते हो, थोड़ा सा अब उसके भेदभाव में दिया गया है, वहीं पे आप उसको लिख सकते हो, तो आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट। तो इसलिए इसमें से बस हमको बहुत सारा नहीं लिखने हैं कुछ, उसमें से बहुत ही कम बताए ना हम कि 100 वर्ड में आप कोशिश करो कि 10 से 9 वर्ड भी हो जाए। इसीलिए आपको किसी भी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, वर्ड लिमिट देता है, ठीक है।
अब जब वो वर्ड लिमिट पहले से ही दे रखा है कि आपको 150 शब्दों में, 100 शब्दों में या 50 शब्दों में या 25 शब्दों में आपको उसका आंसर देना है। अब आप कितनी भी महाभारत पढ़ लो, देना तो आपको 150 शब्दों में ही आंसर है। और आप जितने कम शब्दों में अपनी बात को समझा दोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि यदि हम बात करें तो किताबी ज्ञान तो लिखने वाले बहुत से बच्चे होते हैं, तो उनमें से वो एक अलग बंदे को ढूंढता है जो कि खुद का अपना नॉलेज लगाए, ठीक है, यानी कि खुद की अपनी सोच, अपनी समझ को रखे। वहाँ पे ऐसे बच्चे की ज़रूरत होती है। इसलिए हमको खुद से कोशिश करनी है और किसी की ये नहीं आशा बिल्कुल नहीं करना है कि हमको किसी की बनी बनाई नोट्स मिल जाए तो मैं उसको उतार लूँ, ठीक है। नोट्स क्योंकि आप अपने लिए बना रहे हो, इसलिए अपने हिसाब से बनाओगे और अपने हिसाब से उसको समझोगे। तो ये रहे आपकी नोट्स की प्रॉब्लम। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके लिए, शायद आप में से बहुत से बच्चे, मैंने देखा था कमेंट पढ़ रही थी एक दिन, कोई 9th क्लास में है, कोई 10th में है, कोई 12th में है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अभी अपनी स्टडी पे ध्यान दो। जो आप जिस क्लास में हो उस क्लास का पढ़ो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। आप देख रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, वही पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए आप ये समझ के पढ़ो। यूपीएससी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अच्छे टाइम पे सोचे हो आप लोग करना, अच्छी बात है, अच्छी सोच भी है, ठीक है। लेकिन जो कर रहे हो तो उस हिसाब से आप लोग अभी सिर्फ आप अपने स्टडी पे फोकस करो, यानी कि जो 9th में है सिर्फ आप अपने इसको देखो, पहले कंप्लीट करो कि इसमें से क्या क्या बातें हैं, हमारे क्लास में क्या है या हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या है, ठीक है। उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ो, समझो, ताकि दोबारा आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े उसके बारे में। नहीं तो अभी आप यूपीएससी में पढ़ जाओगे, अभी आपको कोई ज़रूरी नहीं सिलेबस पढ़ना, करंट अफेयर पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि अभी से आप इसमें पढ़ जाते हो तो ना तो आप इधर का कर पाओगे ना उधर का कर पाओगे, क्योंकि जब आपको पूरा आपका ये बेस है, ठीक है। कहीं से भी देखो, हम लोग स्टार्टिंग से ही तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान मत हो कि अभी से नहीं करोगे। जो भी आपको बताते होंगे कि यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, अभी से करना शुरू कर दो तो हो सकता है कि तुम फाइनल तक में निकाल ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो जाइए कि ऐसा होगा। आप लोगों की तैयारी यदि आप अच्छे से पढ़ते हो, जो भी 11th है, 10th है, 12th है, तो इनको अच्छे तरीके से अपने पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान रखते हो आप लोग, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाता है कि क्या कैसे है। अब आपको पता है, आप में से जो भी सिलेबस का वीडियो ना देखा हो जाके देख लेना आप, वहाँ पे आपने देखा कि सिलेबस में क्या होता है, सिर्फ 10th लेवल तक की मैथ पूछी जाती है, ठीक है। अब यदि आप इसको इग्नोर कर रहे हो अभी अपनी पढ़ाई को और यूपीएससी भी फोकस कर रहे हो, तो उसमें से आपका क्या होगा, ना आप इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। तो प्लीज़ आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपनी पढ़ाई का मतलब है कि जिस क्लास में है आप उस पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपके क्या क्या सिलेबस में। मान के चलो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये यूपीएससी के लिए ही पढ़ रहे हो, तो इसलिए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ उतना ही पढ़ो आप, और अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि करंट अफेयर क्या है, ये क्या है। करंट अफेयर 1 साल का मोर देन सफिशिएंट होता है। तो हाँ, ये है कि न्यूज़पेपर की हैबिट पड़ी रहती है यदि किसी की, तो अच्छा होता है, एक अपनी पर्सनालिटी अलग ही डेवलप होती है। जब हम कहीं भी बैठते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई पढ़ा लिखा बंदा है, कोई इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, थोड़ी एक अपनी छवि अलग ही होती है। इसलिए न्यूज़पेपर की हैबिट रखनी चाहिए कि मैं न्यूज़पेपर पढूं, ठीक है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप द हिंदू ही पढ़ो या दैनिक जागरण ही, कोई भी घर में आता न्यूज़पेपर पढ़ो, यानी कि हमको करेंट अपडेट रहना चाहिए। हम किसी भी उम्र के हों, हमको पूरा ये रहना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी राजनीति में क्या चल रहा है, हमारे जियोग्राफिकल जो है उसमें क्या चल रहा है, ये सारी बातें हमको, या इंटरनल रिलेशन कैसे हैं, एक्सटर्नल रिलेशन कैसे हैं हमारी कंट्री के। तो इससे क्या होगा कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हमको धीरे धीरे सारी समझ रहती है और हम अपडेट होते रहते हैं कि हाँ, ये चल रहा है, ऐसे ऐसे है।
तो ये सारी बातें हमको समझ में आती रहती हैं। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना, यदि अभी आज से आप हैबिट डालते हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं डालते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अभी से पढ़ो, ठीक है। तो आप लोग नहीं भी पढ़ सकते हो, बस आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। और अभी आपको इसके बारे में कोई भी मतलब अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोग परेशान हो। आप लोग अच्छे टाइम पे सोच लिए हो। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब आप कॉलेज में जाते हो तो साथ साथ इसको भी लेके चलना है, फिर आप उसमें से तैयारी कर सकते हो। बट अभी आप समझ लो कि आप इसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एनसीईआरटी का भी मैंने बता दिया कि आप कैसे कैसे करोगे, बस क्योंकि जो बिखरा हुआ उसको हमको इकट्ठा करना है, ठीक है। और ये बात मेरी कभी मत भूलना कि आप खुद का बनाना, किसी का नकल मत करना कि ये नोट्स उसने बनाया मैं उसी को कॉपी कर लूँ, ठीक है। क्योंकि जब खुद का बनाओगे तो खुद का दिमाग लगाओगे, खुद का दिमाग लगाओगे तो वो आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक रहेगा कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया था, ये सोचा था, यहाँ यहाँ से मैंने लिया था इस टॉपिक के बारे में। तो एक बार भूल भी जाता है तो वो आपको कहीं न कहीं याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा था, ठीक है। तो आप लोग खुद से बनाएं, कोशिश करें। और लेकिन उससे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस भी समझें, क्वेश्चन भी समझें और 1-2 बार उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, वीडियो देखिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना, आपके पास उसकी हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। हालांकि नहीं है तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी तो आप पढ़ लेना। लेकिन ये है कि आप 2-3 बार उसको पहले पढ़ो, समझो, उसके बाद आप नोट्स बनाओ। नहीं तो ऐसे में आप एक दूसरी किताब छाप दोगे, ठीक है। एक तो छपी है ऑलरेडी, दूसरी आपके द्वारा छाप दी जाएगी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ था। हर बात इम्पॉर्टेंट है। और अपने जो भी मटेरियल्स हैं उनको बिल्कुल ही सीमित रखना है, ठीक है। किसी के बताए पे, किसी के बहकावे पे नहीं आना है कि ये कैसे उन्होंने बता दिया कि आप इसको पढ़ लो, आप इसको पढ़ लो, हम जो जिसको बता रहा हम उसको पढ़ ले। बस उतने मटेरियल सीमित रखो जितने में हमारा हो सकता है, और उतने में ही कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मैं इतने में ही निकाल लूँगा, ठीक है, या निकाल लूँगी। और एक बात और कि जब यदि आप सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, तो फिर आप 24 घंटे उसी में मस्त रहो। कहीं भी जा रहे हो, आपको कुछ भी दिख रहा है, एक पाउच दिख रहा है, उसमें से आपको उसमें से भी कुछ मिल जाना चाहिए, ठीक है। कि हाँ इसमें इसका प्राइस कहाँ से कैसे दिया रहता है, इसमें जो क्यूआर कोड है ये क्या चीज़ है, ये भी आप वहाँ से बता सकते हो। आपके कहीं भी जा रहे हो, कोई गरीब बच्चे को देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आंसर राइटिंग में भी उसको इंक्लूड कर सकते हो कि मेरे आसपास या ऐसे मैंने देखा, इसको सुधार, यदि हम इसको ऐसे करें या सरकार इसको ऐसे करे, इसमें ऐसे सुधार लाए तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको हर टाइम पे दिमाग खुला रखना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा कि अभी मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ या आईपीएस ऑफिसर हूँ। तो बिल्कुल आप 1 से 1.5 साल के अंदर हो सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। और ना ही कोई इतना टफ है ये कि नहीं हो सकता। हाँ, इतना है कि कंटिन्यूटी और इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप दिखावटी कर रहे हो, फिर बोल रही हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। फिर आप अपना कहीं जॉब ढूँढ लो, सबसे अच्छा है। लेकिन यदि हाँ, हकीकत में करना है तो कोई दिखावटी नहीं है। सीधे अपनी कंटिन्यू मतलब अपने टाइम टेबल के अनुसार से आप अपना रेगुलर का फ़ॉलो करो। और जितने भी आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुना करो, यदि नहीं सुनते हो, उनके जो भी हैं वो यही बताएंगे कि बस सबसे बड़ा कारण है मेरा रेगुलरिटी, ठीक है। कि मैं रेगुलर इसको फॉलो करता था, जितना भी मुझे पढ़ना रहता था वो सब कुछ मैं प्रॉपर तरीके से करता, इसलिए मेरा ऐसा हुआ, ठीक है। क्योंकि फिर जो भटकने वाले तो बहुत हैं, उसको प्रॉपर तरीके से यदि आप करते हो तभी आपको सारी बातें समझ में आती हैं। सो आई थिंक कि अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, कुछ और भी क्वेश्चंस हो यदि, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके साथ वो भी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जो अभी छोटी क्लास में है, जिन बच्चों के लिए मैं बताई, उनसे फिर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो। उसके बाद आपका यूपीएससी कोई होने से नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल आप कर लोगे। अच्छा टाइम है, सही टाइम पे सोचिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।